अस्सलाम वालेकुम। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी दिमाग की नशो नुमा का मसला है। इसलिए इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ऑटिज्म के टॉपिक पर हमारे साथ डॉक्टर माज नईम हैं, जो कि डेवलपमेंट और बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन है, और ऑटिज्म के बच्चों के साथ उनका सालों का तजर्बा है। ऑटिज्म सीरीज में हमने 3 वीडियोस बनाई हैं, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 3 जो है वो अपलोडेड है। पार्ट 1 में ऑटिज्म की इब्तदाई अलामात के बारे में बात हुई थी कि पेरेंट्स कैसे ये पहचाने कि इनके बच्चे में ऑटिज्म की अलामात हैं, और पार्ट 3 में हमने इस टॉपिक पर बात की थी कि ऑटिज्म में फोलिनिक एसिड यानी ल्यूकोविरिन का क्या रोल है, और क्या ऑटिज्म के बच्चों में फोलिनिक एसिड या ल्यूकोविरिन देने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, और किन बच्चों में फोलिनिक एसिड देने से बहुत फ़ायदा होता है। आज की वीडियो, जो कि इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे पेरेंट्स के लिए, उनके लिए मुकम्मल गाइड है जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, कि अगर उनको शक पड़ा है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है तो वो अपने बच्चे को किसके पास लेकर जाएं, क्या करें, मुकम्मल गाइड प्लान क्या है, उनको किस तरह अपने बच्चे को लेकर चलना है, क्या उनका बच्चा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और आम बच्चों के साथ आम स्कूल में जाना शुरू हो जाएगा कि नहीं, और क्या घर के दूसरे बच्चों को भी ऑटिज्म हो सकता है या नहीं। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। डॉक्टर मास, अगर पेरेंट्स को शक पड़ रहा है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है तो उनको किसको दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम अपने बच्चे को किसको दिखाएं। देखिए, अगर पेरेंट्स को इन साइन में से कोई सा भी साइन नजर आ रहा है या फिर शक में है कि वो ऑटिज्म है या नहीं, तो इस ऑटिज्म को चेक करने के लिए एक प्रॉपर टूल्स होते हैं, और जो कि डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन के पास होते हैं। तो आई थिंक कि डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए पेरेंट्स को। आपकी टीम में और कौन से लोग शामिल होते हैं? हमारी टीम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होती हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। तो जब आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म लग रहा है, आप उसको चेक करते हैं, आप अपने टूल्स यूज करते हैं, जो भी आप सवाल पूछते हैं, चेकअप करते हैं, उसके बाद आप पेरेंट्स को फिर क्या मशवरा देते हैं, क्या मैसेज देते हैं कि वो अपने बच्चे को लेकर किस तरह चलें? देखिए, अगर जैसे ही किसी भी पेरेंट्स के बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज होता है, तो सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ जो है वो मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि उसमें सेल्फ ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए कि हमारी वजह से ये हो रहा है। फिर हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि एक फिक्स रूटीन रखें बच्चों की, जिसमें एक स्केजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि इस टाइम पे ये काम करना है, उस टाइम पे ये काम करना है। आपने बच्चे को कमांड्स सब देनी है तो छोटी कमांड्स दें, रादर देन कि आपको उसको छोटे छोटे क्लियर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स में उसको छोटी कमांड्स दें, एक बिग कमांड से उसको अवॉइड करें, ताकि उसके लिए ईजी हो समझने में और उसको काम करने में। सेकेंडली, सबसे अहम चीज़ जो है, थेरेपी शुरू करने से पहले मैं ज़रूर हर पेरेंट्स से कहता हूँ कि क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये फौरी थेरेपी से फौरी रिजल्ट्स आ जाते हैं, कुछ टाइम टेकन लगता है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कंसिस्टेंट रहें, जिस भी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, आप जो टास्क वो बताते हैं, आप उसके बाद वो टास्क करा के रिपीट करवाएं। जो भी थेरेपिस्ट आपको टास्क बताएं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे ABA थेरेपी है, ABA थेरेपी में भी इसी तरह से किया जाता है कि बच्चे के डेफिसिट निकाले जाते हैं कि इन जगहों पे बच्चे कहाँ मसला पे मसला आ रहा है, वो डेफिसिट निकाले जाते हैं। वो हर बच्चे का डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसे वो हर डेफिसिट हर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, इसीलिए उसे ABA कहते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में उन डेफिसिट पे काम करते हैं, और वो जो डेफिसिट है वो आप अपनी थेरेपिस्ट से पूछें, फिर वो आपके थेरेपिस्ट जो है वो उस पे वो काम करते हैं। अच्छा, इसमें कोई दवाइयों का भी रोल है या कोई दवाइयां भी साथ में देनी चाहिए? जी बिल्कुल, दवाइयों का कुछ हद तक रोल जरूर है। उसमें सबसे अहम चीज जो है वो, जिसमें अभी तक रिसर्च से भी प्रूव हुआ है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अच्छा। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की रेगुलेशन में बेहतरी करता है। तो जैसे कि ऑटिज्म में न्यूरोट्रांसमीटर की रेगुलेशन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको बेहतर करता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट में, फिश में, डाइट से भी दिया जा सकता है। अगेन उसके बाद विटामिन D है, इसका एक अच्छा रोल है।
कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फॉलिक एसिड है। इनके कुछ कुछ हद तक रोल है, लेकिन ये अकेले सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ थेरेपीज की भी जरूरत साथ थेरेपी की भी जरूरत है। अच्छा, पेरेंट्स तो खुद अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे बच्चे को ये क्या हो गया है, तो फिर उनको आप क्या होप देना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, डिप्रेशन में ज़रूर पेरेंट्स चले जाते हैं, लेकिन उसमें यही है कि क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी वजह से हो या किसी की भी वजह से हो, तो पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सब्र के साथ काम लें, इसमें कंसिस्टेंसी रखें। अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए 3 इयर्स 4 इयर्स, जितनी जल्दी पकड़ लें उतनी ही बेहतरी आ जाए। तो क्या ये बच्चे नॉर्मल स्ट्रीम ऑफ जहाँ पे नॉर्मल बच्चे जा रहे हो, बाकी बच्चे जा रहे हो, तो उस लाइन में ये फिर थेरेपी के साथ आ जाते हैं स्कूल में? बिल्कुल, हाँ जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये बिल्कुल अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए 3 इयर्स से बिफोर, तो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, इसमें कोई डेफिसिट नहीं रहता 4-5 इयर्स तक। ये डिपेंड यही करता है कि आपने कितनी जल्दी इंटरवेंशन शुरू जितनी जल्दी पिक कर लें आप, उसकी थेरेपी ले लें आप, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चलें, बच्चे उतने ही बिल्कुल आम बच्चों के स्कूल के साथ मिल जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए कोई मजबूरी है या कुछ? नहीं, वो बिल्कुल ऐसे। लेकिन तो ये बच्चे आपने देखा होगा कि नॉर्मल स्कूल में जाते हैं या उसी तरह पढ़ते हैं, आगे कुछ बन पाते हैं कि नहीं इस तरह? बिल्कुल, इन बच्चों में कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो कि नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होती हैं। अच्छा। हाँ, उसमें कॉग्निटिव स्किल्स हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शन की स्किल्स होती हैं, जैसे कि ड्राइंग है या कोई भी महारत के काम है। तो वो इन बच्चों में जो स्किल्स, जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, इनमें नॉर्मल बच्चों की निस्बत ये स्किल्स ज्यादा, यानी ये अगर पेरेंट्स सही ट्रैक पर हों, बच्चा सही ट्रैक पर हो, तो ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अगर पेरेंट्स ये भी परेशान होते हैं कि हमारे एक बच्चे को है, हमारे दूसरे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा? हाँ जी, उसमें ऐसा है कि अगर घर में किसी एक बच्चे को ऑटिज्म है तो दूसरे बच्चे को ऑटिज्म होने के चांसेस काफी हद तक ज्यादा हैं। अच्छा। वो इस तरह से कि जो छोटा बच्चा है वो बड़े बच्चे को देख के उसके बिहेवियर अडेप्ट कर लेता है। ठीक है। और अगेन जब उसके बिहेवियर अडेप्ट करता है तो एक से, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से सीखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब वो बिहेवियर अडेप्ट करता है तो ऑटोमेटिकली जो उसके सिम्टम्स हैं वो दूसरे बच्चों में भी वर्चुअल ऑटिज्म की तरह प्रेजेंट कर जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर माज, आपका बहुत शुक्रिया। तो पेरेंट्स को हमारा यही मैसेज है कि अगर उनको शक पड़ रहा है कि उनके बच्चे में ऑटिज्म की कोई अलामात हैं, तो जितनी जल्दी डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन को और उनकी टीम को दिखाएंगे उतनी ही जल्दी बेहतरी आने के चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अगर पेरेंट्स को कोई और भी सवाल है या ऑटिज्म के बारे में, या वो अपने बच्चे के किसी बिहेवियर प्रॉब्लम के बारे में परेशान है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। मूसा, आपकी नोज किधर है? मूसा, नोज का नोज, आपकी नोज का, छोटी सी नोज का। हाँ, अच्छा, फ्लैपी फ्लैपी फ्लैपी, फ्लैपी फ्लैपिंग करो, फ्लैपी फ्लैपी।